हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो हमने फोटोसिंथेसिस का आधे से ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, यानी कि चैप्टर धीरे धीरे हमारा एंड होने वाला है। अब क्या करना है, हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। इनफैक्ट जो आज हमें पढ़ना है कैम प्लांट्स, ये तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया है, बट अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो उनमें कभी कभी इस टॉपिक से, कैम प्लांट से और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से छोटे मोटे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं होंगे अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डीप में कुछ नहीं पूछेगा, बहुत ही सिंपल कुछ क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से आना होगा तो आएगा। देखते हैं हम लोग कैम प्लांट्स, या पूरा नाम बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्या एक पाथवे है, किस में पाया जाता है? जीरोफिटिक प्लांट्स में। जीरोफिटिक प्लांट्स हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि लैक ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट कंडीशन में रहते हैं, यानी वाटर स्कैरसिटी वाले इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ये प्लांट्स क्या करेंगे? वाटर को प्रिवेंट करना चाहेंगे, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करना चाहेंगे, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना चाहेंगे। ट्रांसपिरेशन को ये कैसे प्रिवेंट करते हैं? ट्रांसपिरेशन को ये स्टोमेटा क्लोज रख के प्रिवेंट करते हैं, यानी कि इनका स्टोमेटा लाइट की प्रेजेंस में, यानी हाई लाइट प्रेजेंस में क्या होगा? वाटर लॉस ज़्यादा होगा। वाटर लॉस ज़्यादा होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग क्या, ये प्लांट्स क्या करते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। कैसे करते हैं? कैम प्लांट्स क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ pathway which is found in xerophytic plant. In fact, if you have not seen our video on C4 plants, आप लोगों ने अगर हमारा C4 प्लांट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, बिकॉज अगर वो वीडियो देख लिया तो कैम प्लांट्स का साइकिल समझना, कैम पाथवे समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सब कुछ वैसा ही होगा, C4 प्लांट और C3 प्लांट्स में जैसा साइकिल था उसी कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। डे टाइम में डे टाइम में क्या होगा? यहाँ पे दूसरी साइकिल चलेगी, नाइट टाइम में दूसरी साइकिल चलेगी। देखेंगे कैसे होता है। तो कैम प्लांट्स प्रेजेंस स्कैटो एक्टिव स्टोमेटा, यानी इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो एक लाइट की प्रेजेंस में वो ओपनिंग या क्लोजिंग शो करता है। यानी डे टाइम में जब लाइट की प्रेजेंस होगी तब क्या करेगा? वो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। स्टोमेटा क्यों क्लोज रहेगा? ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके। नाइट टाइम में जब लाइट प्रेजेंस नहीं है तब क्या होगा? स्टोमेटा ओपन रहेगा। स्टोमेटा ओपन रहेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकता है मेसोफिल सेल्स में। तो कैम प्लांट्स possess a special type of stomata which is called as scatoactive stomata. एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि इनका स्टोमेटा कैसा होता है? स्कैटोएक्टिव स्टोमेटा। ये स्टोमेटा डे टाइम में क्या होगा? क्लोज्ड रहेगा और नाइट में ओपन। डे में क्या होगा? ये स्टोमेटा क्लोज, नाइट में ओपन। ओपन या क्लोज होने का रीज़न क्या है? ताकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट किया जा सके, वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तब इसके अंदर कौन सी साइकिल होगी? जब स्टोमेटा ओपन होगा तब कौन सी साइकिल होगी? यानी डे टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज है तब कौन सी साइकिल होगी? तब होगी C3 साइकिल। अभी हम लोग डिटेल में चीज़ देखेंगे कैसे C3 साइकिल होगा। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकेगा तब कौन सी होगी? C4 साइकिल। इसीलिए मैंने थोड़ा पहले बोला कि ये कैसा है, दोनों ही साइकिल का कॉम्बिनेशन होगा, यानी C3 साइकिल भी होगा। यहाँ पे C3 तो हमारा यूनिवर्सल साइकिल है, वो तो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा ही होगा। C4 साइकिल भी यहाँ पे होगा। इसलिए पहले उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, वो दोनों टॉपिक समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरे बोलते ही चीज़ें वापस से रिवाइज होगी, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चलेंगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पहला कंडीशन हमने बनाया नाइट टाइम में, सेकंड कंडीशन बनाया डे टाइम में। दोनों ही क्या है? मेसोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का बंडल शीथ सेल नहीं होता जो कि C4 प्लांट्स में पाया जाता है। दोनों ही क्या है? मेसोफिल सेल हैं। दो अलग अलग कंडीशन में हमने मेसोफिल सेल्स को यहाँ पे दिखाया है। पहला है हमारा ड्यूरिंग नाइट, सेकेंड वन है ड्यूरिंग डे। during night and during day, and since they have scatoactive stomata, their stomata will be open in night. स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा, and during day the stomata will be closed.
स्टोमेटा क्लोज है तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 नहीं आ सकेगा, यहाँ पे CO2 नहीं आ सकेगा। नाइट टाइम में क्या है, स्टोमेटा ओपन है तो CO2 एंटर कर सकेगा कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। वापस से अब साइकिल पे आ जाते हैं, कैसे ये साइकिल कैम पाथ पे काम करता है। सबसे पहले CO2 एंटर करेगा एटमॉस्फेयर से, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर से CO2 एंटर करेगा हमारा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जैसा कि हमें याद होगा पेप प्रेजेंट होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि क्या होता है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है इन C4 साइकिल। यानी नाइट के टाइम पे कौन सी साइकिल होती है, C4 साइकिल होती है। C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है, पेप होता है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। CO2 किससे कंबाइंड हुआ, पेप से कंबाइंड हुआ, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कंबाइंड हुआ। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम होगा पेपकेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज या कार्बोक्सिलेज जिसे हम बोलेंगे, क्योंकि हमने C4 साइकिल में अलग से पढ़ रखा है। पता है हमें जब CO2 पेप से कंबाइन होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल में क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, होना भी चाहिए। पेप 3 कार्बन है, 1 कार्बन CO2 से बना के एक 4 कार्बन प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को हमने किस में कन्वर्ट किया था, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, कहाँ पे, C4 प्लांट में। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को हमने किस में कन्वर्ट किया, मैलिक एसिड में। याद होगा प्लांट्स में स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूल्स, जो कि प्लांट्स का लगभग मोर देन हाफ ऑफ द एरिया, प्लांट सेल का मोर देन हाफ ऑफ द स्पेस कौन कवर कर रखा है, वैक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बॉडी। यानी ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा, मैलिक एसिड को वैक्यूल ने स्टोर कर लिया नाइट के टाइम पे। साथ ही साथ हमें पेपकेज मिला कहाँ से, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहाँ से मिला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना होगा, C3 साइकिल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बना होगा। कार्बोहाइड्रेट बना, हमें पता है ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 3 कार्बन के फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रायोज फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं कब, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रायोज फॉस्फेट में, जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा है, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा है। ट्रायोज फॉस्फेट ही हमारा क्या बनाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, CO2 से कंबाइन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पे हो गया, मैलिक एसिड स्टोर हो गया हमारा वैक्यूल में। ये सब कुछ कहाँ पे हुआ, नाइट टाइम में। नाइट टाइम में कहाँ हुआ, मेसोफिल सेल के अंदर, नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन था। अब नेक्स्ट डे वापस से जब लाइट की प्रेजेंस होगी, यानी डे टाइम आएगा, डे टाइम की अवेलेबिलिटी में क्या होगा, स्टोमेटा अब तो क्लोज्ड है, स्टोमेटा क्लोज है तो वाटर लॉस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कुछ इस तरह से वापस से अपने आप को कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट डे टाइम में। मैलिक एसिड हमने कहाँ स्टोर कर रखा था, मैलिक एसिड हमने स्टोर कर रखा था वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में मैलिक एसिड स्टोर है, मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आएंगे वापस। मैलिक एसिड से अब हमें थोड़ा सा C4 पाथवे अगर हमें याद है तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैलिक एसिड में से CO2 का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड में से CO2 निकला, बचता क्या है हमारे पास, पायरुवेट। मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, इससे क्या हुआ, CO2 निकला तो एक 3 कार्बन बचा, वो क्या है, पायरुवेट। CO2 जो निकला मैलिक एसिड से, अब CO2 कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम क्या करा देगा, केल्विन साइकिल स्टार्ट कर देगा CO2 से कंबाइन करके। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, डे टाइम में हुआ। साइकिल क्या है, C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल है। साथ ही साथ जो पायरुवेट बना वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसी रिएक्शन का तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अब ट्रायोज फॉस्फेट बना के वापस से क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। डे टाइम में मैलिक एसिड जो स्टोर हो रखा था वैक्यूल में, वो वैक्यूल से बाहर आएगा, मैलिक एसिड का डीप कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में एंटर करके रूबिस्को की प्रेजेंस में क्या करने लगेगा, केल्विन साइकिल। साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमारे पास बचेगा पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्ट होगा पेप में, पेप होगा ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट वापस से कार्बोहाइड्रेट जाके कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अगर C4 साइकिल पढ़ा है तो ये बात तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका स्टोमेटा कैसा होता है, स्कैटोएक्टिव स्टोमेटा होता है, यानी नाइट में ओपन होता है, डे में क्लोज रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा, इस टॉपिक से आएगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। फिर नाइट में कौन सी साइकिल होती है, नाइट में होती है हमारे पास C4 साइकिल। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा तो पेप से कंबाइन करेगा तो ऑक्जेलो एसिटिक बनेगा, तो इस साइकिल का नाम क्या है, C4 साइकिल। डे टाइम में कौन सी साइकिल हो सकती है, डे टाइम में हमारे पास हो सकता है स्टोमेटा
डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है, तब कौन सी साइकिल चल रही है हमारे पास C3 साइकिल। नाइट में कौन सी साइकिल हुई थी हमारी C4 साइकिल। ये हो गया C3 और C4 साइकिल नाइट टाइम में और डे टाइम में। क्वेश्चन और क्या आ सकता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 यहाँ पे कौन होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 यहाँ पे होगा हमारा PEP फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जो कि हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ पे था C4 साइकिल में भी था। देन एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे कितना हुआ, यानी कितने एसिमिलेटरी पावर्स का यहाँ पे यूज़ हुआ। जैसा C4 पाथवे में हुआ था वैसा ही यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या हुआ यहाँ पे 5 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ और 2 NADPH2। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, बिल्कुल जैसा C4 साइकिल में था 5 ATP और 2 NADPH2। कैसे कैसे हुआ वो चीज़ें डिटेल में जानने के लिए हमारा वो वीडियोस बिल्कुल देखें, C3 और C4 पाथवे वाला। 5 ATP और 2 NADPH2 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में लगा। इसका मतलब एक ग्लूकोज की सिंथेसिस जिसमें 6 कार्बन होगा, तब क्या होगा 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से 30 ATP और 12 NADPH2 किसमें यूज़ हुआ, एक ग्लूकोज की सिंथेसिस में। एक ग्लूकोज सिंथेसिस में कितने एसिमिलेटरी पावर्स का यूज़ हुआ, 30 ATP एंड 12 NADPH2। ये क्या था हमारा कैम पाथवे यानी क्रिसोलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहाँ पाया जाता है, सीरोफिटिक प्लांट में। बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। आगे हमें देखना है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो आगे देखते हैं हम लोग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हमने जिस दिन फोटोसिंथेसिस का वीडियो स्टार्ट किया था, यानी फोटोसिंथेसिस का जो पहला वीडियो है वहाँ पे भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी बहुत हमने बातें की थी। बट अब क्या है, हमें फोटोसिंथेसिस पूरा पता चल चुका है, फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्या है, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है बनना या पहले आए जा चुके हैं प्रीवियस ये एग्जाम क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चन को भी हम साथ साथ देखेंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बिल्कुल समझ में हमें आएगा, क्योंकि पहले से हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली है फोटोसिंथेसिस के बारे में। स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसा फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरियाज में होते हैं। बैक्टीरिया में हमें याद होगा कि वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन था BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस के पहले वीडियो में। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एक्सेप्शन क्या है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी का हम लोग बिल्कुल अलग से ही पढ़ लेंगे। साथ ही साथ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से आते हैं, रोडोस्पाइरलम एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे क्लोरोबियम और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, जैसा कि हमने बताया भी है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। इसी का तो एक्सेप्शन था हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। देन कहाँ पे होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि लोकेशन पूछा है बैक्टीरियल के अंदर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है क्रोमेटोफोर्स के अंदर। क्रोमेटोफोर्स जो कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो क्या अंदर की तरफ फोल्डिंग करके क्या बनाता है, क्रोमेटोफोर्स। वहीं पे क्या होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। लोकेशन हमने देख लिया कहाँ होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, एनऑक्सीजेनिक और क्रोमेटोफोर। देन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल बहुत ही ईजी सा चीज़ है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है तो जो पिगमेंट इन्वॉल्व है उनका नाम क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। पिगमेंट जो इन्वॉल्व है उसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियल क्लोरोफिल फॉर्मूला क्या है, C55H72O6N4Mg। जैसे क्लोरोफिल A, B, C इन सब का हमने फार्मूला देखा था। बैक्टीरियल क्लोरोफिल का भी कोई फार्मूला क्या है, C55H72H74O6N4Mg।
एनऑक्सीजेनिक, लोकेशन क्रोमेटोफोर, पिगमेंट कौन सा इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। देन दे कंटेन ओनली फोटोसिस्टम 1, यानी हमने फोटोसिस्टम देखा है दो टाइप्स के होते हैं, 2 और 1, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। बैक्टीरियाज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, दे कंटेन ओनली PS1। अब सिंस दे हैव ओनली PS1 दे विल शो ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद होगा हमें, जब सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोसिंथेसिस इतने डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हो गई है हमारे लिए कि फोटोसिस्टम 1 तो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ही होगा। देन क्या क्या चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं, PS2 एब्सेंट होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। अब क्या है, PS2 एब्सेंट है। अब PS2 एब्सेंट है तो क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ H2O नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमारा किससे अटैच रहता है, ये नॉर्मली हमारा PS2 से ही अटैच होता है। PS2 ही नहीं है तो फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, साथ ही साथ जेड स्कीम भी नहीं होगा। जेड स्कीम तब होता है जब दोनों ही पिगमेंट सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते, तब जाके जेड स्कीम बनता है। ये व्हाट दे हैव एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। देन और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, H+ और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था। नॉर्मल प्लांट्स में H+ और इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा वाटर की तरह काम करता था। वाटर ही क्या करता था, हमारा हाइड्रोजन भी डोनेट करता था वाटर की फोटोलिसिस से, और इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता था जो कि PS2 के पास वापस आ जाता था। बट इनमें H+ डोनर कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो वो है H2S। H2S क्या काम करता है यहाँ पे, H+ डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, जैसा कि हमने प्लांट्स में देखा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनली कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, NADP+। वो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करता था और हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करके NADPH2 बना लेता था। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे भी NADP+ ही हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। देन इसका एक्सेप्शन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता, ये बैक्टीरिया ही होता है, नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है, पहले इसका एग्जांपल नोस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बुक में मिल जाएंगे आपको। बेस सिंपल एग्जांपल जो NCERT में दिया गया है वो यहाँ पे लिखा गया, नोस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं। ये कौन सा फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। देन जो पिगमेंट इनमें इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं फाइकोबिलेंस। पिगमेंट्स यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलेंस। नाम सुना होगा आपने, फाइक्रोएरेथ्रिन क्या है, वो रेड एल्गी में पाया जाता है। ऐसे ही एक पिगमेंट है फाइकोबिलेंस। देन इनमें क्या क्या होता है, इनमें बोथ PS1 एंड PS2, both PS1 and PS2 are present। दोनों प्रेजेंट है तभी तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दोनों प्रेजेंट है यानी PS2 भी प्रेजेंट है तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो पा रहा है। यहाँ PS2 एब्सेंट था, इस वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो पा रहा था। फिर बाकी सब कुछ इसमें कैसा होगा, जैसा हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है वैसा ही BGA में भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिज्म इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। इनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल हायर प्लांट्स जैसा ही होता है, यानी कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसा वहाँ पे हो रहा था वैसा वैसा यहाँ पे भी होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, कैसे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखी है पहले से। ये क्या हो गया, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, छोटा सा टॉपिक था।
क्या देखा हमने, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन, एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, लोकेशन, क्रोमेटोफोर, पिगमेंट क्या इन्वॉल्व है, इधर भी पिगमेंट क्या इन्वॉल्व है वो भी देख लिया। प्रेजेंट कौन सा फोटो सिस्टम होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, इसका मतलब साइक्लिक होगा। यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 और PS2। क्या क्या यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है तो फोटोलिसिस नहीं होगा, फोटोलिसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा तो हमारा जेड स्कीम वाला भी शेप नहीं बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन है, यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, वो चीज़ें देख ली। मैकेनिज्म किसके सिमिलर है वो देख लिया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।